क्या होती है लाइट स्कैटरिंग? इट इज़ द डेविएशन ऑफ लाइट in different directions when it strikes very small particles present in a medium. Suppose लाइट ट्रैवल कर रही है और उसके सामने क्या होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स आप मान सकते हो, स्मोक के पार्टिकल्स मान सकते हो। जब वो छोटे पार्टिकल से क्या करते हैं, लाइट रे टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं तो मैं ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग आर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये दो मैं नाम ले चुका हूँ। वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में, और एयर के मॉलिक्यूल्स भी ऐसा काम कर सकते हैं लाइट की स्कैटरिंग का। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, सन है, सन से सनलाइट आ रही है और ये कोई पार्टिकल है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी लाइट आ रही है उसको स्कैटर कर दे रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। समझ में आ रहा है? जैसे डे लाइट में आपको स्काई कैसा दिखता है? ये वाटर ड्रॉपलेट है, एयर मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। अच्छा ओके। ये रिस्पॉन्सिबल है ना, ये पार्टिकल्स, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब डे लाइट का आप देखो केस, स्काई कैसा अपेयर होता है? ब्लू। और आप ड्यूरिंग सनसेट बोलो या ड्यूरिंग सनराइज बोलो, स्काई कैसा अपेयर होता है? ऑरेंज रेडिश रेड डेस या ऑरेंज, है ना, इस तरीके का होता है। इम्पॉर्टेंट रूल, स्मॉल अगर वेवलेंथ होगी तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे ज़्यादा। जिस लाइट की, कलर्ड लाइट की वेवलेंथ छोटी होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। किसकी वेवलेंथ छोटी होती है विबग्योर में? विबग्योर में भैया किसकी वेवलेंथ कम होती है? रेड। याद रखना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होगी। वायलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। चलिए कलर की बात कर लेते हैं और यहाँ स्कैटरिंग की बात करते हैं। वायलेट कलर है, उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम। रेड इस कलर की क्या होगी, इस वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, कम होगी। मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की, मिनिमम स्कैटरिंग रेड की। क्या समझ में आया? ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट नोट पे। ऑल्दो वायलेट स्कैटर्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग इसी की होती है। द स्काई अपियर्स ब्लू, लेकिन आपको स्काई कैसा नज़र आता है? ब्लू। जो ज़्यादा स्कैटर होंगी रेस, है ना, वो आपकी आंखों में ज़्यादा आएंगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो आपको वायलेट की जगह स्काई कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। देखिए क्या क्या कारण है। ऑल्दो वायलेट स्कैटर्स द मोस्ट, स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज, कारण क्या क्या है? द सन एमिट्स लेस वायलेट लाइट। अब सन ही बहुत ही कम वायलेट लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, तो आपके पास कितनी आएगी? बहुत ही कम। समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, इंटेंसिटी ही नहीं होगी। इंटेंसिटी कब होगी? जब ज़्यादा रेज एमिट होंगी सन से, तो वायलेट बहुत ही कम आ रहा है। आवर आइज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, के लिए हमारी आइज ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सम वायलेट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? किसकी लेयर होती है? ओजोन की। ओजोन क्या करता है? वायलेट लाइट है या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। लाइट क्या होती है? रेडिएशन ही तो होती है, और रेडिएशन मतलब एनर्जी। तो ये ओजोन लेयर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आपने रेडिएशंस को या लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब आपने वायलेट लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लिया तो आप तक पहुंचेगी क्या वो? इस वजह से हमें स्काई क्या अपेयर नहीं होगा? वायलेट कलर का या इंडिगो कलर का। किस कलर का अपेयर होगा? ब्लू कलर का। नाउ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इट इज द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ और वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे आप मिल्क को ले लो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब इसमें आप अगर देखोगे तो आपका क्या होता है? वाटर होता है और वाटर में फैट्स होते हैं, और फैट्स का जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। कोलाइडल से कोलाइडल साइज का होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा एंड 1000 नैनोमीटर से छोटा, इनके बीच में आता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिनमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट की स्कैटरिंग का फेनोमेना दिखाते हैं।
इसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सनलाइट एंटरिंग अ डस्टी रूम, अगर आपके कमरे में डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो आपने देखा होगा जब किसी खिड़की से कहीं से सनलाइट आती है तो वो उसका पाथ आपके लिए क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब एयर में डस्ट के पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, जो आपके एयर में सस्पेंडेड होंगे। सेटल होंगे तो नीचे आ जाएंगे, सस्पेंडेड होंगे तो हैंगिंग स्टेट में होंगे। क्या समझ में आया? कार हेडलाइट्स इन फॉग, कोहरे में कार की हेडलाइट क्या वो दिखती है या नहीं दिखती है, उसकी लाइट दिखती है या नहीं दिखती है, लाइट बीम दिखती है। तो फॉग में भी क्या होता है, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, पार्टिकल्स वगैरह होंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे क्योंकि कोलाइडल साइज के होंगे। तो वहाँ पे भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब टिंडल इफेक्ट में आपको हाँ लाइट बीम का पाथ दिखेगा। टॉर्च लाइट इन स्मोक, स्मोक में अगर आपने टॉर्च लाइट देख रहे हैं तो वो भी उसका पाथ भी विजिबल होगा। लेजर बीम इन मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट दोनों एक ही चीज़ है। फॉग में आप कम दूरी तक देख सकते हो, मिस्ट में आप थोड़ा ज़्यादा दूरी तक देख सकते हो। तो लेज़र बीम अगर आप मिस्ट में क्या करोगे, यूज़ करोगे तो उसका पाथ भी विजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हो ये फिगर में मैंने टॉर्च लाइट का यूज़ किया है। तो टॉर्च लाइट मैंने प्योर वाटर में, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं होगा। अब ये जो है ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल मिल्क ले सकते हो आप। इसमें टॉर्च लाइट का पाथ विजिबल है, क्या आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? इसमें पाथ विजिबल है लेकिन इसमें पाथ विजिबल नहीं है ना? इसको बोल सकते हो यहाँ पे पाथ विजिबल है। तो इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। कंडीशंस क्या क्या है टिंडल इफेक्ट के लिए? टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन पार्टिकल साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है, जो यूज कर रहे हो आप, उसके जो पार्टिकल्स, मतलब वो जो लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा, और जो पार्टिकल का साइज है वो अगर कंपेरेबल है, लगभग आसपास है, बराबर है, तब आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। सस्पेंशन इज कोलाइडल, तो आपका जो सस्पेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोलाइडल। मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कोलाइडल। मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज क्या होना चाहिए? कोलाइडल साइज के होने चाहिए, ठीक है ना? और वो सस्पेंडेड होने चाहिए, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दिख जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड टिंडल इफेक्ट, इसकी बात करते हैं। स्कैटरिंग जनरल फेनोमिना है, टिंडल इफेक्ट एक स्पेशल केस है स्कैटरिंग का। ये जनरल है, ये हो गई इधर उधर स्कैटरिंग होती है, लेकिन टिंडल इफेक्ट एक स्पेशल केस है जो सिर्फ आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। इट अकर्स ड्यू टू पार्टिकल्स, की वजह से लाइट स्कैटरिंग होगी। अकर्स ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, यहाँ कोई भी पार्टिकल चलेंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स ही आपको टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे लाइट डेविएट हो जाती है। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट में लाइट का पाथ क्या होता है? इट बिकम्स विजिबल। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है व्हाई इज द स्काई ब्लू? रीजन है द एटमॉस्फेयर कंटेन्स टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स, these molecules scatter shorter wavelengths much more than longer wavelength। तो ये किसको स्कैटर कर देते हैं? जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। शॉर्टर वेवलेंथ वाले कौन कौन से लाइट हो गई? वायलेट। तो वायलेट की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और लॉन्गर वेवलेंथ जैसे रेड, उनकी स्कैटरिंग क्या होगी? कम होती है। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है। हैंस स्काई आपको क्या दिखेगा? ब्लू दिखता है। तो इसमें मेन आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल
डायरेक्शन। समझ में आया? तो पूरे नंबर मिल हाँ, जाएंगे। इतना लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है ब्लू लाइट की। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ब्लू हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड। मानते हो इस बात को? हाँ, ब्लू इज स्कैटर्ड मोर देन रेड, सही बात है। क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर है। ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज द स्काई ब्लू? तो क्या लिखोगे? द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मच मोर देन रेड लाइट। क्यों? ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, देयरफॉर स्काई अपीयर्स ब्लू। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, व्हाई इज द स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स? जो एस्ट्रोनॉट्स कहाँ पहुँच जाते हैं? स्पेस में। अब उनको स्काई ब्लू नहीं दिखता है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं होंगे, पार्टिकल्स नहीं होगी तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो लाइट जो सीधे जा रही है वो सीधे चले गई और आपकी आइज तक नहीं पहुंचेंगी। डस्ट पार्टिकल क्या करेगा? लाइट को स्कैटर कर देगा सभी डायरेक्शन में, तो वहाँ से टकरा के स्कैटर होके कुछ रेज आपकी आंखों में आ जाएंगी। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो बहुत सारी रेज उस कलर की, लेट से ब्लू कलर की, आपकी आइज तक पहुँच जाएंगी। लेकिन स्पेस में क्या होगा? देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, नो पार्टिकल्स, नो स्कैटरिंग, आपको कलर ही नहीं दिखेगा, कोई भी कलर ही नहीं दिखेगा। जब स्कैटरिंग नहीं हो रही तो आपको क्या दिखेगा? स्काई ब्लैक। सो नो स्कैटरिंग अकर्स, हेंस द स्काई appears black to astronauts. Why are sunrise and sunset red क्यों होते हैं? रीजन देख लेते हैं. During sunrise and sunset, the sunlight travels the maximum distance through the atmosphere. समझ में आ रहा है आपको? हाँ. अब what happens, होता क्या है इस दौरान? कौन सी लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? मैक्सिमम डिस्टेंस में जिसकी सबसे ज्यादा वो होगी वेवलेंथ, है ना? अब यहाँ पे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्लू एंड वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे. ब्लू और वाइट लाइट पहले ही क्या हो चुकी होंगी? स्कैटर, क्योंकि आप बहुत दूर हैं. तो ब्लू एंड वायलेट लाइट आर स्कैटर्ड अवे. ओनली रेड एंड ऑरेंज लाइट रीच आवर आइज. हमारी आंखों तक कौन पहुंचती है? सिर्फ रेड एंड ऑरेंज, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है. हेंस सन अपीयर्स रेडिश. इसलिए आपको कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा. जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिगर से समझाता हूँ. जैसे अगर सूरज आपके डे लाइट है, सूरज आपके सर के पास है, सर के ऊपर है. फिगर में देखो, सूरज आपके सर के ऊपर है लेट से, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास होगा, आपके सर के ऊपर है, तो जो भी लाइट है सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सी होगी? ब्लू. ब्लू आप तक पहुँचेगी, सारी स्कैटरिंग हो चुकी है और आप तक क्या पहुँचेगी? ब्लू. अब सोचो जब क्या हो गया है? सनसेट हो गया लेट से, हॉराइजन से नीचे पहुँच गया है कौन? सन पहुँच गया, सनसेट का टाइम हो गया है. अब यहाँ पे अब देखो, मेरे लिए तो सनसेट हो रहा होगा, लेकिन किसी के लिए क्या हो रहा होगा? सनराइज, सनी डे, सॉरी, है ना? डे लाइट हो रही होगी, उसके लिए स्कैटरिंग यहाँ पे हो गई होगी ब्लू लाइट की. अब स्कैटरिंग होगी, उन्हीं को दिख रही होगी, उनके रेस तक पहुँच चुकी, उनकी आइज तक पहुँच चुकी है. कौन सी लाइट? ब्लू लाइट. यहाँ क्या हो गया है? स्कैटरिंग हो चुकी है. तो इसका मतलब स्कैटरिंग हो चुकी है, और कम स्कैटरिंग किसकी हुई? ऑरेंज एंड रेड की. तो वो मेरे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो स्कैटर हो चुकी है. तो इनको अपेयर होगा डे लाइट में स्काई कैसा? ब्लू. और मेरे तक कौन सी पहुँचेगी? ऑरेंज एंड रेड. तो मेरे को कैसा दिखेगा? सनराइज या सन सेट? ऑरेंज या फिर रेड दिखेगा. क्या आपको समझ में आया? तो क्या हुआ? उसके लिए स्कैटरिंग हो रही है ब्लू लाइट की, बिकॉज वो क्लोज है. लेकिन मैं तो दूर जा चुका हूँ, अर्थ क्या हो चुकी है? थोड़ा रोटेट कर चुकी है. इस वजह से क्या होगा? मैं थोड़ा दूर चले गया हूँ, तो ब्लू कलर वाली लाइट मेरे लिए पहले से ही स्कैटर अवे हो चुकी है. अब मेरे तक कौन सी रेस पहुँचेंगी? सिर्फ ऑरेंज एंड रेड कलर वाली. इसलिए मेरे को सिर्फ वही दिखेंगी. इसलिए मेरे लिए स्काई का कलर ऑरेंज या रेड होगा. क्या समझ में आया आपको?
नाउ important बोर्ड पॉइंट, रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मानते हो इस बात को? हाँ सो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे कम। सबसे कम होगी। देयरफॉर रेड लाइट रीचेस द ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट। ब्लू स्काई में क्या होगा? ब्लू स्कैटर्ड मोस्ट, रेड सनसेट में ब्लू स्कैटर्ड अवे, ऑलरेडी स्कैटरिंग हो चुकी है। ब्लू रीचेज आई, जब ब्लू स्काई दिख रहा है मतलब उस समय ब्लू आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। ओनली रेड रीचेज आई, कब? जब सनसेट हो रहा है। ब्लू स्काई में ब्लू का क्या होगा? वेवलेंथ शॉर्ट होगा। यहाँ पे रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। चलिए कंसेप्ट चेक 1 डिस्कस कर लेते हैं। नेम द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डिटर्मिनेशन। तो कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है कलर डिटर्मिनेशन के लिए? कौन सेल्स? मानते हो इस बात को? हाँ। नेम द सेल्स विच रिस्पॉन्ड ओनली टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन से सेल्स हैं? रॉड सेल्स। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन आई लेंस। कैसा नेचर है इमेज का? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और कहाँ बनती है? रेटिना में इमेज फॉर्म होती है। RID रेड से आप मेमोराइज कर सकते हैं इस चीज़ को। तुम्हारा दिमाग सीधा कर देता है ना? दिमाग सीधा नहीं करता है, जो वो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि हमें कैसा देखना चाहिए, इसको उल्टा देखना चाहिए। ये आपकी हैबिट में आ चुका है। ओके। ब्रेन उसे उल्टा नहीं करता इमेज को, इमेज जैसी है वैसी है, बट आपके एक्सपीरियंस ने बोल दिया है कि हमें इसे उल्टा समझना है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जो माइंड है उसने एक परसेप्शन डेवलप कर लिया है। ब्रेन कोई इमेज को उल्टा नहीं करता है। ये गलत कंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन नहीं है। गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्निया, इट बेंड्स लाइट, लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। कॉर्निया से ही, कॉर्निया पर ही मैक्सिमम क्या होती है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन में मतलब बेंडिंग होती है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द आई, आई को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द प्यूपिल। ये प्यूपिल को कंट्रोल कर सकता है कि लाइट कितना एंटर करेगी। नेक्स्ट, वेयर आर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन अबंडेंस एंड गिव देयर फंक्शन। कहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स अबंडेंस में पाए जाते हैं? रेटिना में। लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से होते हैं? रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हेल्प करते हैं इन डिम लाइट विजन। बहुत ही डिम लाइट है वहाँ पे आप इंटेंसिटी को क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है ना? हाँ। वाइल कोन्स प्रोवाइड कलर एंड शार्प विजन प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरा? इट प्रोटेक्ट्स द आई, मेंटेन इट्स शेप and it provides attachment to eye muscles. Memory tips. Rods नाइट विजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ना? ब्राइटनेस, इंटेंसिटी देखने में हेल्पफुल है। कोन्स ये कलर विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेटिना ये इमेज स्क्रीन की तरह काम आता है। सिलेरा एज अ शील्ड, इट प्रोटेक्ट्स द आई। चलिए कंसेप्ट चेक 2 इसको करते हैं। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन फॉर विच फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से भी कम होगा फार पॉइंट। तो कौन सी डिफेक्ट होगा ये विजन का? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया M माइनस, माइनस मतलब कनकेव। प्रेसबायोपिया P स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब है ना, उनके लिए कैसा लेंस चाहिए? बाइफोकल लेंस। वेयर वी लुक एट, व्हेन वी लुक एट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स व्हाट हैपन्स टू द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई। पास की चीज़ों को देखते हैं तो फोकल लेंथ आपका डिक्रीज हो जाता है।
एज द आई लेंस बिकम्स थिकर. नेम द डिफेक्ट विच इज कॉज्ड व्हेन अ पर्सन्स आई लेंस हार्डन. प्रेसबायोपिया हो जाता है. अब हार्डन हो गया आई लेंस, तो इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकता है, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसका अपना शेप चेंज करना है. हिंदी में क्या कहते हैं प्रेसबायोपिया? हिंदी का पता नहीं यार. कैटरैक्ट का तो पता है, मोतियाबिंद कहते हैं. इफ अ मिल्की और क्लाउडी मेम्ब्रेन्स grows over the eye lens, which defect is the person suffering from cataract? Now memory tip. myopia के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? M for myopia, M for माइनस. माइनस पावर किसकी होती है? कनकेव. हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स हो जाएगा. प्रेसबायोपिया के लिए बाइफोकल. दोनों टाइप के लेंस चाहिए. मेरा मतलब ऐसा बोलते नहीं कोई मेरी पावर -5 है तो मतलब वो कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है. हाँ, कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है, उसको मतलब मायोपिया है. हाँ, मायोपिया है मतलब वो पास की चीज़ें ही देख सकता है, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है. अच्छा, कैटरैक्ट क्लाउडी लेंस. लेंस कैसा हो जाएगा? क्लाउडी, वाइट कलर का. चलिए अब ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं. हाउ मेनी सरफेसेस बाउंड अ प्रिज्म? कितने सरफेस होते हैं उसमें? 5 सरफेसेस होते हैं. 3 तो आपके रेक्टेंगुलर सरफेस हो गए और 2 ट्रायंगुलर सरफेस. वाइट लाइट अंडरगोज. अच्छा, हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस डज अ बीम ऑफ वाइट लाइट सफर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? तो 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं. लाइट अंडरगोज 2 रिफ्रैक्शंस व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. आगे बढ़ते हैं. गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इट्स एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म. तो लैम्डा और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या दिखाना है आपको? रिलेशन, है ना. आपको पता है जब प्रिज्म से कोई लाइट पास होती है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सी कलर की लाइट का देखा जाता है? फिगर याद है कल जो पढ़ा था? वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा था और उसकी वेवलेंथ क्या होती है? छोटी. तो यानी कि अगर वेवलेंथ छोटी है तो डेविएशन ज़्यादा है. तो यानी कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या कह सकते हैं? डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. चलिए, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डेविएशन. ये रिलेशन होता है. तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. आगे बढ़ते हैं. नेम द कलर फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम. वायलेट. मिनिमम किसके लिए होता है? रेड. विच कलर ऑफ लाइट हैज मिनिमम स्पीड इन ग्लास? किसकी स्पीड मिनिमम होगी? तो वायलेट कलर की स्पीड क्या होगी? मिनिमम होगी. और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम. तो वेवलेंथ के हिसाब से देख सकते हो, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की. मिनिमम स्पीड किसकी होगी ग्लास में? वायलेट कलर की. क्या प्रूव कर सकते हो? हम देखेंगे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. डेविएशन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब म्यू उसके लिए क्या होगा? डेविएशन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब म्यू भी ज़्यादा होगा. तो डेविएशन किसका ज़्यादा होता है? वायलेट का. तो उसका म्यू ज़्यादा होगा, और म्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी. अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो अगर म्यू ज़्यादा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेलोसिटी कम. तो डेविएशन अगर ज़्यादा तो इसका मतलब म्यू ज़्यादा तो वेलोसिटी कम. तो मिनिमम स्पीड किसकी होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा या फिर जिसका डेविएशन किसका ज़्यादा होता है? वायलेट कलर की लाइट का. क्या समझ में आया बात आपको? इस तरीके से आप इस अप्रोच से आप आंसर मिल सकता है. नेम द प्रोसेस विच अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो ऑन अ रेनी डे. रिफ्रैक्शन होता है, पहला रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद डिस्पर्सन हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. समझ में आई बात? अ ग्लास हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच कलर? वायलेट और ग्रीन? देखो, जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू
ज़्यादा होगा। अब डेविएशन मतलब VIBGYOR, हमें क्या चाहिए, लार्जर। तो लार्जर म्यू किसका होगा, जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा, यानी कि हमें इस तरफ जाना है। वॉयलेट का म्यू ज़्यादा होगा, तो वॉयलेट और ग्रीन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वॉयलेट निकल के आ गया। क्या समझ में आई बात, हमें वॉयलेट और किस में देखना है, ग्रीन में। तो डेविएशन ज़्यादा होगा वॉयलेट का, इसलिए म्यू भी होगा वॉयलेट का ज़्यादा। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ, तो आंसर वॉयलेट है। वाटर इन डीप सी इज ब्लू इन कलर। वाटर, अगर आप डीप सी का वाटर देखोगे कैसा होता है, ब्लू इन कलर। वाई? बिकॉज वाटर स्कैटर्स ब्लू लाइट मोर देन अदर कलर्स। तो जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी आपके आसपास, वो लाइट आपको ज़्यादा अपेयर होगी। मेमोरी टिप, विबग्योर से आप याद कर सकते हैं, वॉयलेट डेविएट्स मोस्ट एंड मूव्स स्लोएस्ट इन ग्लास। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन इसका है, तो म्यू इसका ज़्यादा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। रेड डेविएट्स लीस्ट, तो उसकी म्यू भी कम होगा और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। चलिए अब एनसीईआरटी फोल्डर करते हैं। एनसीईआरटी फोल्डर, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स। चलिए इंटेक्स क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई? क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन? एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। अ पर्सन with myopia cannot see beyond 1.2 meter. Which lens is used? Concave. M for myopia, M for minus, और माइनस पावर किसकी होती है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड। अच्छा, व्हाट आर द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई? तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। मतलब इन्फिनिटी वो जगह है जहाँ से जो भी लाइट आ रही होगी वो रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप इन्फिनिटी में पहुंच गए। इनफाइनाइट डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, जहाँ से अगर कोई लाइट सोर्स है, वहाँ उसकी जो लाइट रेज होंगी वो सारी रेज क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल आ रही होगी। समुद्र में खड़ा है ना, आगे जाते जाते इसका कब खत्म हो रहा है समुद्र में, वो बढ़ता ही जाता है। बढ़ता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर वो, क्योंकि वो कैसा है, अर्थ स्फेरिकल है, इसलिए लगता है नीचे को जा रहा है ऐसे। हमें लगेगा फ्लैट है, लेकिन क्योंकि स्फेरिकल है इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और वो और भी आगे की प्लेसेस आप देख सकते हो। तो नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई के लिए, 25 सेंटीमीटर। अ स्टूडेंट कैन नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट रो, से नहीं देख पा रहा है। डिफेक्ट एंड करेक्शन बताइए। द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि पास की चीज़ें हैं, नहीं देख पा रहा, मायोपिया, एंड इट इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। चलिए अब एक्सरसाइज के सवाल कर लेते हैं। द ह्यूमन आई फोकसेस ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ड्यू टू एकोमोडेशन के कारण ही वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई? कहाँ बनती है, रेटिना में बनती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। चेंज इन फोकल लेंथ इज कॉज्ड बाय, फोकल लेंथ में, आई की फोकल लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज। कौन करता है इसे, सीलियरी मसल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, लेंस की पावर -5.5D है डायोप्टर, और दूसरे लेंस की पावर है 1.5 डायोप्टर। तो ये आपका कनकेव लेंस हो जाएगा और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो दोनों के लिए, क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, P = 1/F, तो F = 1/P। तो यानी कि लेट से पहले वाले केस के लिए निकाल लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए। तो फोकल लेंथ = 1/- पावर है माइनस में, तो फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी। तो इसको कर सकते हो, माइनस डेसिमल हटाया 10/55, तो लगभग निकाल सकते हो कितना होगा, हो जाएगा ये आपका -0.18 मीटर। सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसे ही इसका भी निकालोगे सेकंड केस का, तो किस में आएगा, पॉजिटिव में, है ना।
अच्छा, तो ये तो आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। हम्म तो 100 अच्छा सॉरी, अरे 67 थोड़ी नहीं लोगे आप, 1.5 है ना, तो आपको पता ही है 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2, हाँ 2 ऊपर चले जाएगा 2/3, और 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 0.6 7 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो 67 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? ना इसके बाद है मायोपिक आई विथ फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता है आगे। रिक्वायर्ड लेंस पावर कितनी होगी, पहले तो कौन सा लेंस चाहिए आपको मायोपिया के लिए, कनकेव लेंस, और उसकी पावर कैसे निकाल लोगे, P is equal to पी इज इक्वल टू, तो ये फोकस हो जाएगा, तो कितना आएगा, P is equal to 80 हम्म 180 नहीं ऐसे नहीं निकलेगा ना, यहाँ तक वो देख सकता है, हाँ यहाँ तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है। देख सकता है। अब आपको वैल्यूज, आपको यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मायोपिक आई है विथ फार पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 180 हाँ, तो आपको कनकेव लेंस यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कनकेव लेंस। जब आप कनकेव लेंस यूज़ करोगे तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, यू की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ से आ रही होगी, इंफिनिटी वो पास की चीज़ देख सकता है, दूर की चीज़ नहीं देख सकता है। तो कोई ऑब्जेक्ट को देखना है उसे दूर, तो यानी कि यू उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और वी, तो कनकेव लेंस के लिए इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बननी चाहिए, वी पे बननी चाहिए। वो कितना हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो -80 कितना हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर में ले लो ताकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में आ जाए, ठीक है। अब आपको यू भी पता चल गया, वी भी पता चल गया, तो आपका एफ निकल जाएगा, क्योंकि आपको लेंस की पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू 1/f ही तो होता है, 1/f निकाल दो, तो यहाँ रख लेता हूँ मैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना हो जाएगा, -80 माइनस 1/u कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो इसको आप हटा दोगे, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -1/80, और -1/80 को जब आप सॉल्व करोगे, अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो फोकल लेंथ आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर में, डिवाइडेड बाय 100, समझ में आ रहा है, तो -100/80 कर लोगे, यहीं पे करना पड़ेगा मेरे को, और 100/80 80/100, ताकि मीटर में हो फोकल लेंथ, तभी डायोप्टर में आएगा, तो -100/80, और ये कितना हो जाएगा, -1.25 डायोप्टर। तो अभी आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे थे इसे, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो गलत हो जाता है, देखो, नहीं पावर इज इक्वल टू 1/f सही है, लेकिन 1/f कैसे निकलेगा, वहाँ f में आप ये रखना चाह रहे थे, ये गलत था, अप्रोच ये होती है, क्या समझ में आया। अच्छा, नाउ हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं, वाई कांट अ नॉर्मल आई सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, अगर पास आ जाए 25 से तो आपको देखने में परेशानी होगी नॉर्मल आई को, वाई, द आई कैन नॉट एकोमोडेट, अब क्योंकि आपको और क्लोज आ जाएगा तो आपको जो आई लेंस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका फोकल लेंथ, क्यों, उतना एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी एक रेंज है ना, तो फोकस नहीं कर पाओगे एडजस्ट, तो फिर आपकी इमेज रेटिना में नहीं बन पाएगी, 25 सेंटीमीटर से नहीं दिखता क्या, उसके क्लोज फिर इस आपका आई एडजस्ट नहीं कर पा रहा ना फोकल लेंथ, 25 सेंटीमीटर ऐसे भी तो, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो द आई कैन नॉट एकोमोडेट फर्दर टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। व्हाट हैपन्स टू इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करोगे तो इमेज की डिस्टेंस में क्या होगा, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बिकॉज एकोमोडेशन चेंजेस द फोकल लेंथ। व्हाट हैपन्स टू इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस, तो क्या होने वाला है, इमेज की डिस्टेंस में क्या होगा, देखो आई लेंस आपकी इमेज कहाँ बनाना है, रेटिना में, वो डिस्टेंस तो वही है, क्योंकि
आपका एकोमोडेशन हो रहा है, और वो एकोमोडेशन क्या कर रहा है, फोकल लेंथ को चेंज कर दे रहा है, तो इमेज हमेशा वही बनेगी। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो डिस्टेंस चेंज भी क्यों ना हो जाए, ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन आई आपका इमेज को रेटिना में ही बनाएगा। तो व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस, वो वही रहेगी। आपका आई कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, लेफ्ट साइड। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आई से, आई का जो सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहने वाली है। क्या समझ रहे हो या नहीं रह रहे हो? समझ में आया? हाँ, तो इमेज डिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऑब्जेक्ट चाहे थोड़ा आगे पहुंच जाए या थोड़ा पास आ जाए, आपकी आई ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, एडजस्ट, और आपको पता भी नहीं चलता है। नाउ व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्या कारण है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल, दे आर एक्सटेंडेड सोर्सेज है, एक ही पॉइंट सोर्स नहीं होता है। जैसे स्टार है उसको एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट से आपकी लाइट आ रही है, ये एक्सटेंडेड सोर्स है, सो फ्लक्चुएशंस एवरेज आउट। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर, रेड लाइट रीचेज अवर आई, तो वो स्कैटर्ड अवे हो जाती है ना, सनराइज में। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो स्कैटरिंग डज नॉट अगर। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एकोमोडेशन में क्या होता है, रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होती है, मायोपिया कॉन्केव लेंस, एम फॉर माइनस, एम फॉर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, नियर पॉइंट हम हमारे लिए क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए 25, फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या समझ में आया, कोई डाउट?